हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल पर गीत की हिंदी ज्ञान धारा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा टॉपिक, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या फिर हिंदी में कहें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। आप इस स्लाइड को देखकर हैरान ना हो कि मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगी या कुछ, हिंदी और जो है इंग्लिश दोनों में हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, इसके बारे में जो है हम आज चर्चा करने वाले हैं और ज़ीरो से लेकर यानी कि एंड तक जो है हम इसकी चर्चा करेंगे। यानी कि कोई भी प्रश्न ऐसा ना हो जो आपको ना आए। हर परीक्षा में यहाँ से जो है प्रश्न पूछा ही जा रहा है ना। तो नंबर तो लेने ही हैं, हमें परीक्षा पास तो करनी ही है। तो गुजारिश ये है कि मैंने मेहनत करके आपके लिए बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा किया है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और जो है वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, और इस वीडियो को हो सके तो प्लीज़ आगे तक पहुंचाएं। चलिए तो शुरुआत करते हैं कि एनसीएफ है क्या। तो जब हम एनसीएफ है क्या की बात करते हैं तो एनसीएफ वो संस्था या कह सकते हैं वो रूपरेखा बनाई जाती है एनसीईआरटी द्वारा, जिसका काम होता है हमारे शिक्षकों को जो है दिशा निर्देश देना। ठीक है, हमारे स्कूलों को दिशा निर्देश देना। किसके लिए? किसके भले के लिए? तो छात्रों के भले के लिए। जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वही जो है समाज के आगे उत्तराधिकारी होने वाले हैं या समाज को विकसित कराने वाले हो रहे हैं। तो किसी भी देश का विकास वहाँ की शिक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। तो शिक्षा प्रणाली किसको किसको शिक्षा दी जाती है? छात्रों को दी जाती है शिक्षा। तो बच्चे जो होते हैं वो किसी भी समाज का, किसी भी देश का भविष्य माने जाते हैं। तो उनकी शिक्षा में वो सब गुण होने चाहिए जो समय की ज़रूरत के अनुसार बदल जाने चाहिए, जो जो समय की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा आखिर है क्या। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ जो है वो किस लिए है कि भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण नीति दस्तावेज है। यानी कि रिकॉर्ड दस्तावेज होना मतलब कह सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन हो जाना किसका, कि भारत में स्कूली शिक्षा कैसी हो उसके लिए नीतियां बनाना। नीतियां मतलब पॉलिसी बनाना। कौन बनाता है ये पॉलिसी? अभी मैंने बताया ये पॉलिसी बनाता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिनको हम जो क्या कहते हैं एब्रीविएटेड रूप में हम कहते हैं एनसीईआरटी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य शिक्षा नीति के दिशा निर्देशों को लागू करना। यानी कि शिक्षा की पॉलिसी कैसी हो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस देना। शिक्षण विधियों में सुधार करना, जो पहले से पढ़ाया जिन तरीकों से छात्रों को भी पढ़ाया जाता है उन तरीकों में सुधार करना। पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस जो बच्चों का निर्धारित होता है उसको आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार तैयार करना। जैसे कि विषय कौन कौन से, आपने देखा होगा नए नए विषय लाए जा रहे हैं, है ना, जो हमने कभी सुने भी नहीं थे वो अब विद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं। तो पाठ्यक्रम को निर्धारित करना किसके अनुसार? आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार। अब जो है अब तक जो है एनसीएफ का विकास यानी कि एनसीएफ का इतिहास और विकास, अब तक जो एनसीएफ कितनी बार आ चुका है? तो मुख्य रूप से 5 बार एनसीएफ आ चुका है। सबसे पहला एनसीएफ आया था हमारा 1975 में, 1988 में, 2000 में, 2005 में, फिर 2023 में। 2020 में जो है नेप आई थी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। तो एनसीएफ जो है इसी का हिस्सा है। ठीक है, एनसीएफ 2023 इसी नेप पॉलिसी के अंतर्गत लाया गया। इसके बीच में 2022 में भी एनसीएफ जो है गाइडलाइंस आई थी। उसका उद्देश्य 3 से 8 वर्ष तक की आयु के छात्रों के लिए जो है गाइडलाइंस यानी कि नीतियां बनाई गई थी। ठीक है, ये जो है बहुत ही नाजुक समय होता है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी फर्स्ट और सेकंड, है ना। तो इस समय बच्चों का विकास, जो कहते हैं ना कि बच्चे इस समय तक जो है जो अपनी सोच बना लेते हैं वो जीवन भर रहती है। तो इसको फाउंडेशनल स्टेज को बहुत महत्वपूर्ण माना गया था। लेकिन जो है अब जो है 2023 एनसीएफ क्या कहता है कि 3 वर्ष से 18 वर्ष सभी की स्कूली शिक्षा में जो है उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब जो है पहला एनसीएफ 1975 का, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए ये याद रखिएगा, हर एक एनसीएफ जो है बच्चों के विकास पर ही ध्यान दे रहा है, कहीं पर भी नकारात्मक बात कोई नहीं है। तो अगर ऑप्शन में कहीं आपको कोई भी नकारात्मक बात दिखती है प्रश्नों के विकल्पों में, तो उसे
झट से काट देना, क्योंकि एनसीएफ जो है छात्रों के और शिक्षण नीतियों के बेटरमेंट के लिए ही लाया गया है। तो भारत में पहली बार 1975 में एनसीएफ आया। ठीक है, इसका ध्यान किस पर केंद्रित था? भारत की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली पर केंद्रित था, यानी कि कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक कह लो। छात्रों में क्या था इसका मुख्य उद्देश्य? वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना, व्यवहारिक ज्ञान को विकसित करने पर जोर देना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब जो है बच्चे सोचे चीज़ों को अलग अलग तरीकों से, उनकी वैज्ञानिक सोच जो है डेवलप हो, यानी कि जैसे प्रैक्टिकल लाना क्लास में कि ये ऐसे क्यों हुआ, इसका रंग लाल क्यों हो गया, है ना, ये ऐसे ही क्यों होता है। तो वैज्ञानिक सोच को विकसित करना। अच्छा, इसमें क्या हुआ था? पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम को एक रूपता देने का प्रयास किया गया। आपने देखा होगा अलग अलग राज्यों में जो है, कह सकते हैं बोर्ड भी हमारे अलग अलग हैं, लेकिन शिक्षा प्रणाली में एक रूपता आनी चाहिए कि बच्चों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। तो पहली बार ये प्रयास किया गया कि पूरे देश की शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य एक ही हों, पढ़ाने के तरीके कैसे भी हों, लेकिन उद्देश्य एक जैसे हों। उसके बाद बात करते हैं 1988 के एनसीएफ के बारे में, जिसमें किस बात पर जोर दिया गया? शिक्षा में समावेशिता और समानता। समावेशिता का क्या होता है? इंक्लूसिवनेस, यानी कि जिसमें जो है आप कह सकते हो सभी तरह की चीज़ों का समावेश हो, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो, जैसे हम अपंग इत्यादि बच्चों को भी साथ में पढ़ाना, इन सब की बात करें तो इस कौन सी शिक्षा नीति के तहत आया था? ये आया था 1986 में, जो है नेप आई थी, उसके तहत एनसीएफ 1988 आया था। ठीक है, क्या है? शिक्षा को सभी के लिए समान और समावेशी बनाना, यानी कि सभी के लिए विद्यालयों के दरबार खुले होना। व्यवसायिक शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना। पर्यावरण शिक्षा जैसे ईवीएस है ना, ईवीएस को जो है पाठ्यक्रम शिक्षा में शामिल करना। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर समग्र विकास पर जोर देना, होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसको हम सर्वांगीण विकास भी कहते हैं, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट होना। क्या होना? ओवरऑल डेवलपमेंट, कि बच्चे का हर तरीके से विकास हो, खेलों पर भी ध्यान दिया जाए, शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाए, व्यवहारिक चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाए, अपने मोरल एजुकेशन पर भी ध्यान दिया जाए। तो सर्वांगीण विकास बोलूं या फिर समग्र विकास बोलूं या होलिस्टिक डेवलपमेंट बोलूं, तो एनसीएफ 1988 हमारी दो चीज़ों पर मुख्य रूप से काम करता है। एक तो समावेशिता और समानता, जिससे हम इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं, जो बीएड में भी आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है कि सभी को शिक्षा के समान अवसर देना, चाहे कोई अपंग हो चाहे कोई भी हो, और जो है सभी को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार होना। इसके बाद बात करते हैं एनसीएफ 2000 की, जिसमें जो है क्या आ गया? एक सूचना तकनीक को विषय के रूप में लाया गया। लचीली शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया गया। सूचना तकनीक यानी कि आईसीटी जैसे विषयों को शामिल कर दिया गया शिक्षा में। कंप्यूटर्स वगैरह की जो है बच्चों को जानकारी विद्यालयों में दी जाने लगी। ठीक है, और शिक्षकों और छात्रों को नई शिक्षण तकनीकों से जोड़ा गया। बहुत सारी, जैसे कंप्यूटर से जो है ईमेल भेजना, ये सब करना। आप देखते हैं कि अभी तक भी जो है इंग्लिश हिंदी में जो है पत्र लेखन इत्यादि कराया जाता है ना, तो वो किसका एक एग्जाम्पल है? सूचना का एग्जाम्पल भी है वो भी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमारे जो है जो सरकार है या जो एनसीएफ के तहत जो पॉलिसीज आती हैं, तो बच्चों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं। पाठ्यक्रम को अधिक लचीला बनाएगा। लचीला बनाना मतलब बच्चों को सब्जेक्ट चॉइस देना बहुत सारी। ठीक है, कि आप ये सब्जेक्ट, जैसे कि बच्चों को जो है थर्ड लैंग्वेज में जो है बहुत सारी ऑप्शन दी गई। ठीक है, विषय के चयन में जो है 11th-12th में जो है बहुत सारे चयन की जो है विषय जो है छात्रों को दिए जाने लगे। जीवन कौशल की शिक्षा, लाइफ स्किल एजुकेशन को दिया गया कि लाइफ को चलाने के लिए, आपने देखा होगा लाइफ स्किल एजुकेशन के पीरियड भी स्कूलों में लगते हैं। जो छात्र हैं या जो अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनमें से जो स्कूलों में पढ़ाते हैं या जो है किसी तरीके से अपने बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, अपने परिवार के बच्चों के साथ, तो देखेंगे कि पीरियड में जो है लाइफ स्किल का जो है एक पीरियड हुआ करता था। उसके बाद आते हैं कि एनसीएफ 2005 सबसे प्रभावशाली पाठ्यचर्या रूपरेखा, यानी कि धीरे धीरे हमारा जो शिक्षा नीति है ना, यानी कि शिक्षण नीतियाँ हैं, उनमें बहुत ज़्यादा सुधार होता गया। किसके लिए किया गया? जो है छात्रों के लिए किया गया। नई नई चीज़ों को तकनीक के अनुसार, सब चीज़ों के अनुसार जोड़ते गए। इसे किसने जो है बनाया था? इसे किसने जो है आगे प्रपोज किया? वो है यशपाल कमेटी। किसने दिया गया? यशपाल कमेटी। और शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के आधार पर तैयार किया गया।
मुख्य बिंदु क्या है? रोट लर्निंग। रोट लर्निंग मतलब रटना नहीं है, कहीं पर भी रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए। किस पर ध्यान देना है? जो समझने पर जोर, यानी कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट जो है उसको समझना है, रटना नहीं है। ठीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, आपने सीसी का नाम सुना होगा कि लगातार बच्चों का जो है क्या करना है? मूल्यांकन करना है। ठीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन करना है। बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षा पहले क्या कि शिक्षक केंद्रित ना हो। किसका क्या है? अगर शिक्षक कक्षा में है तो पूरी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? कि शिक्षक की होनी चाहिए कि वह छात्रों की हर एक बात का ध्यान रखे। ठीक है। छात्रों की ज़रूरत के अनुसार उन्हें पढ़ाए। छात्रों के लिए जो है उनसे जो है एक अलग तरीके का नाता जो है बनाए, कि छात्र जो है शिक्षक को अपना माने और अपनी परेशानियों को जो है उनसे साझा करे, और शिक्षक जो है एक निदानात्मक तरीके की तरह छात्रों के लिए काम करे। सामाजिक समानता पर जोर दिया गया। लैंगिक समानता, लिंग समानता होनी चाहिए। सभी लिंगों को समान रूप से जो है शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा। ठीक है। यानी कि अगर कोई बच्चा विद्यालय में आकर अपनी भाषा में बात करता है तो उसे डांटना नहीं है, उसकी भाषा को जो है समझना है, और उसे जो है उसे समझते हुए उसकी भाषा में ही शिक्षा देने की कोशिश करनी है। ठीक है। इस रूपरेखा ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव लाया और इसका प्रभाव अभी तक देखा जाता है। अब आ जाते हैं नई शिक्षा नीति के तहत जो है हमारा एनसीएफ 2023। एनसीएफ के उद्देश्य क्या है? सबसे पहले जो है इसने जो है 4 भागों में जो है शिक्षा प्रणाली को लागू किया। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसको तो आप याद कर ले। 5 3 3 4, एक से पहली से पांचवी, छठी सातवीं आठवीं, ठीक है, नौवीं दसवीं ग्यारहवीं और 12वीं और ग्रेजुएशन। ठीक है। ये जो है ये रूपरेखा लाई गई। अब जो है फाउंडेशनल स्टेज कहाँ तक निर्धारित की गई? प्री प्राइमरी और कक्षा 1 और 2 को क्या बोला गया? फाउंडेशनल स्टेज, यानी कि बेसिक स्टेज, जहाँ से बच्चा शिक्षा ग्रहण करना सीखता है। ठीक है। उसके बाद कौन सी है? दूसरी कक्षा, तीसरी से पांचवी, फिर छठी से आठवीं, और उसके बाद जो है हमारी नौवीं से 12वीं। ठीक है। ये यहाँ पर बताया गया। इसके बाद आ जाता है किस पर जोर दिया गया? मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया गया। कक्षा 5 तक अगर बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है तो अध्यापक जो है उसे डांट नहीं सकते, बल्कि उसकी भाषा में ही उसे शिक्षा देने के लिए गुजारिश की गई। ठीक है। व्यवसायिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। विभिन्न वोकेशनल कोर्सेज जो है और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज जो हैं स्कूली शिक्षा में शामिल किए गए, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप आ गया है ना, और भी कई कोर्सेज आ गए हैं। छात्रों को कोडिंग सिखाई जाती है, एआई सिखाई जाती है ना, अन्य कौशल सिखाने पर जोर दिया जाता है। तो कई नई चीज़ें जो हैं एनसीएफ 2023 के बाद शिक्षा प्रणाली में जोड़ दी गई। इसके बाद क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा, यानी कि विभिन्न तरह के सब्जेक्ट्स को मिलाकर पढ़ाने की। जैसे अगर बच्चा आर्ट्स ले रहा है तो उसमें मैथ्स का भी एक सब्जेक्ट दे दिया गया, अगर वो अकाउंट्स लेना चाहता है तो भी, यानी कि सब्जेक्ट्स का मिश्रण जो है बना दिया गया। पहले क्या होता था? कॉमर्स के कुल ऐसे ही सब्जेक्ट माने जाते थे कि अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और मैथ्स, इंग्लिश हो गया, है ना। अब क्या है? अब बहुत सारे सब्जेक्ट, अकाउंट्स वाला जो है कॉमर्स वाला हिंदी भी ले सकता है, कोई और सब्जेक्ट भी ले सकता है, साइंस वाले भी हिंदी पढ़ते हैं कई बार। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत सारे बना दिए गए। बोर्ड की परीक्षाओं में सुधार। अभी तक जो है क्या बोला गया कि बोर्ड कितनी बार होगा? साल में 2 बार होगा। ओपन बुक जैसे और केस स्टडी जैसे परीक्षा में प्रश्न लागू किए गए। जैसे जो विद्यालयों में पढ़ाते हैं या पढ़ रहे हैं उनको क्या है कि उनको ओपन बुक टेस्ट दिए जाने लगे कि चलो बुक तुम्हारे सामने खुली है और प्रश्न पत्र ये है और जाओ इनके उत्तर ढूंढो खुद से। ठीक है। या फिर केस स्टडी दी जाती है कि बच्चों को अगर सोशल साइंस का कोई विषय सिखाना है तो क्या किया जाता है, उनको जो है पहले एक कहानी बनाकर दी जाती है। ठीक है। कि ये एक एक आदमी है, ऐसे करता है, ये ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, अब बताओ ये कैसे होगा। तो यानी कि कहानी के रूप में केस स्टडी करो, केस स्टडी करके जो है प्रश्नों के उत्तर दो कि आप अगर इस परिस्थिति में होते तो आप क्या करते। ठीक है। इसके बाद है मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव। मूल्यांकन प्रणाली का क्या अर्थ होता है? असेसमेंट करना। ठीक है। रिपोर्ट कार्ड में छात्रों की रुचि और कौशलों का भी मूल्यांकन किया जाता है। जैसे वर्क
जो है वर्क एजुकेशन इत्यादि को भी जो है जो रिपोर्ट कार्ड में स्थान दिया गया है। इसके बाद क्या है, शिक्षकों के लिए नई ट्रेनिंग प्रणाली लागू की गई। ठीक है, अब बीएड कोर्स 4 साल का होगा, ये हम देख चुके हैं कि उसको किस में मिलाकर किया गया, ग्रेजुएशन में मिलाकर। और शिक्षकों को डिजिटल शिक्षा देने पर विशेष जो है प्रशिक्षण दिया गया कि बच्चे तो नई तकनीक के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन शिक्षक को भी नई तकनीक को सीखना है, ताकि बच्चों से आगे निकलकर जो है बच्चों की परेशानियों को वो जो है सॉल्व कर सके या जो है उनका निदान कर सके। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की जैसे कोशिश की गई, तो इसके लिए बहुत सारी सरकार ने ई पाठशाला, दीक्षा, स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया है ऑनलाइन। एनसीएफ के मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य क्या है, सीखने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, कि बच्चों की शिक्षा जो है बोरियत ना हो, बच्चे सीखेंगे ही नहीं। समावेशी और समान शिक्षा सुनिश्चित करना, इंक्लूसिव एजुकेशन, और सबको समान शिक्षा के अवसर दिए जाएं। समाज और जीवन से जुड़े कौशल विकसित करना, कि जो समाज में ज़रूरी हैं वो कौशल जो है छात्रों को स्कूली शिक्षा में सिखाए जाए, जैसे व्यवहारिक शिक्षा का ज्ञान देना। मूल्यांकन प्रणाली जो है अच्छी हो। ठीक है, मूल्यांकन ये नहीं कि जो है किसी भी स्तर पर अगर बच्चा जो है परीक्षा, लिखित परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पा रहा या कुछ और कर रहा है, तो क्या किया जाए, उसका पूरे साल जो उसने किया है, एक्टिविटीज़ की हैं, कक्षा में उसने जो प्रदर्शन किया है, वो कितनी बार कक्षा में उपस्थित हुआ है, ऐसी तरीके की जो है मूल्यांकन प्रणाली को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद तनाव मुक्त बनाना है, शिक्षा को बर्डन की तरह नहीं लेना, डिजिटल और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसके बाद है एनसीएफ 2023 के 5 मुख्य लक्ष्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता है। तर्कसंगत और विचार तर्कसंगत विचार और स्वायत्तता, कि बच्चों के विचार कैसे हों, लॉजिकल हो, लॉजिक हो उनमें, है ना, जो है क्रिटिकल थिंकिंग जो है उनमें पैदा हो, किसी चीज़ को वो ऐसे ही ना मान ले, उन्हें सोचे कि ऐसा क्यों हुआ, लोकतांत्रिक भागीदारी हो शिक्षा प्रणाली की। ठीक है, उसके बाद सांस्कृतिक और सामाजिक भागीदारी हो, सांस्कृतिक कल्चर, हमारी संस्कृति में भाग लें, समाज में भाग दें, अपना योगदान दें बच्चे। आर्थिक भागीदारी जो है सबसे बड़ी जो बात है, बच्चों को स्कूली शिक्षा में जो है भेज दिया जाता है एक वर्कशॉप के लिए, जाओ आपको ये दिया जा रहा है। आपने सरकारी स्कूलों में सुना होगा, बच्चों को कुछ पैसे जो है दिए गए और जो है बोला गया इनसे जो अपना बच्चे बिजनेस जो है डेवलप कर सकते हैं, करके दिखाएं। तो इससे क्या है, ये जो आर्थिक भागीदारी है ना, ये पहले नहीं था कहीं भी। तो आप ये कह सकते हैं एनसीएफ 2023 में कौन सा नया लक्ष्य जोड़ा गया, तो वो कौन सा है, बिल्कुल ही अलग लक्ष्य क्या है, आर्थिक भागीदारी का। ठीक है, और स्वास्थ्य और कल्याण, स्वास्थ्य भी ठीक हो, बच्चों को जो है आप देखेंगे विद्यालय में समय समय पर जो है बच्चों के जो है फिजिकल चेकअप इत्यादि कराए जाते हैं। और जो है कल्याण की बात करें तो उनका जो है किसी भी तरीके से उनकी बेटरमेंट पर ध्यान दिया जाता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, कुछ जो है एनसीएफ आधारित हमारे प्रश्न हैं जिन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास प्रश्न सामने आता है, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का कौन सा प्रधानमंत्री था। तो नई शिक्षा नीति जो है आप बताएं 2023 में आई है, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या है, कौन है, कौन रहे हैं, तो उत्तर क्या होगा, नरेंद्र मोदी जी। कौन है, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, नरेंद्र मोदी जी। इसके बाद है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा के लिए कौन सी नई रचना लागू की है, संरचना। तो अभी मैंने पढ़ा कि इसको तो आप जो है अच्छे से याद कर ले कि 5-3-3-4, 5-3-3-4। इसके बाद है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा का अधिकार आरटी किस शिक्षा तक बढ़ाया गया। ठीक है, कौन सी शिक्षा, मतलब कौन सी कक्षा तक जो है आरटी शिक्षा के राइट टू एजुकेशन को बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ये कौन सा है हमारा, कहाँ तक बढ़ा दिया गया, इसको कक्षा 12वीं तक बढ़ा दिया गया है। क्या है इसका उत्तर, कक्षा 12वीं तक बढ़ा दिया गया है। तो इसको जरा यहाँ कर ले, किस कक्षा 12वीं तक। स्कूली अगला है कि जो है एनएप 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक पढ़ाई किस भाषा
में करने की सिफारिश की गई है। तो अंग्रेजी में, संस्कृत में, हिंदी में, या कक्षा 5 तक जो भी बोला कि बच्चा अगर अपनी मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में जो है शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो उसे वो शिक्षा दी जाए। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा में अब रिपोर्ट कार्ड में क्या जोड़ा गया? क्या जोड़ा गया है? स्कूली केवल अंक, केवल उपस्थिति, कौशल और रुचियों का आंकलन और केवल ग्रेड। तो अभी हमने पढ़ा कि बच्चों की कौशल और रुचियों का आंकलन इसमें जोड़ा गया। ठीक है, जैसे वर्क एजुकेशन का यहाँ पर एक कॉलम दे दिया गया है। नई शिक्षा नीति के अनुसार छात्रों को कक्षा 6 से कौन सी नई शिक्षा दी जाएगी? ठीक है, कौन सी नई शिक्षा दी जाएगी? तो वो क्या है? कोडिंग और व्यवसायिक शिक्षा। आपने देखा होगा कोडिंग की क्लासेस जो है कई विद्यालयों में होती हैं। स्कूली शिक्षा में मूल्यांकन प्रणाली को किस रूप में बदला गया है? वार्षिक परीक्षा आधारित सतत समग्र मूल्यांकन, बहुआयामी मूल्यांकन प्रणाली, या केवल प्रोजेक्ट आधारित? तो स्कूली शिक्षा में मूल्यांकन प्रणाली को सतत समग्र मूल्यांकन में जोड़ा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? CCE कहते हैं, कंटिन्यूअस, इसको जरा फुल फॉर्म में भूल गई इंग्लिश में। ठीक है, सतत समग्र मूल्यांकन। ठीक है, जिसमें जो है बच्चे की सारी एक्टिविटीज का जो है मूल्यांकन वर्ष के एंड तक जो है किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है, हाँ, इसके बाद है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रोहेंसिव इवेल्युएशन है इसका, है ना। तो नेप 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षा प्रणाली में क्या बदलाव किया गया है? तो अभी मैंने बताया कि क्या बदलाव किया गया है बोर्ड में, कि जो है बच्चों को बोला गया, या जो है ये निर्धारित किया गया कि साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं हो। एक बार होती हैं तो बच्चों के पास एकदम से जो है क्या होता है कि एक साथ बहुत सारा पूरे साल का सिलेबस आ जाता है। अगर 2 हिस्सों में पाठ्यक्रम को बांटकर जो है 2 बार परीक्षाएं ली जाएंगी तो बच्चों पर जो है तनाव कम होगा। उच्च शिक्षा के लिए किस नई संस्था का गठन किया गया? तो ये प्रश्न जो है इसको याद कर लीजिए। उच्च शिक्षा के लिए किसका गठन किया गया है? तो यहाँ पर इसको लिख लीजिए, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए किस नई संस्था का गठन किया गया है? तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। ठीक है, नई शिक्षा नीति में स्नातक पाठ्यक्रम को कितने वर्षों का कर दिया गया है? तो नई शिक्षा नीति में 1 से 4 वर्ष का लचीला विकल्प दे दिया गया है। ठीक है, कि ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनको जो है ग्रेजुएशन के साथ ही सम्मिलित कर दिया गया है। अगला है, उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाने के लिए कौन सी नई संस्था बनाई गई है? ठीक है, तो ये क्या है हमारा, इसको याद कर लें, NRF बनाया गया है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया गया है। क्या बनाया गया? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, ये बनाया गया है कि शिक्षा में नए नए अनुसंधान होते रहे। अनुसंधान मतलब नए नए प्रयोग होते रहे, नवाचार, नया आचरण हो, नई नई चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाई गई है। नेप 2020 के अनुसार शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? यानी कि अगर कोई शिक्षक बनना चाहता है तो जो है उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए? ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, जो है कमेंट में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। अगला जो है लास्ट जो क्या बात है कि थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो विद मोर क्वेश्चंस जो है जल्दी से आएगी NCF पर। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को प्लीज़ जो है शेयर कीजिए ताकि जो है जिनको NCF बहुत कठिन लगता है, असल बताऊं तो NCF जो आया है अगर आप उसका जो है PDF देखें तो वो बहुत ही बड़ा है, उसको खुद से पढ़ना बड़ा बहुत ही कठिन है। तो यहाँ पर जो है ये आपके सामने इतना तैयार करने के लिए जो है बहुत सारे जो है पेजेस को पढ़कर जो है 600 पेजेस की PDF है, जिसका जो गुण यहाँ पर आपके सामने लेकर आया गया है। तो बाकी लोगों का भी भला हो जाए थोड़ा इसको समझने में। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और वीडियो को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।